चलो पॉइंट नंबर 2, कार्ल पियर्सन्स मेथड deals with Carl Pearson's method deals with only quantitative data, only quantitative data, and not qualitative. Point number 3, Spearman's rank correlation is denoted by Spearman's rank correlation is denoted by इन्वर्टेड कॉमास में लिखो कैपिटल R and its limits is defined as, सेम ही रहेगा, स्मॉल r का था वैसा ही कैपिटल R का रहेगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1. Clear? It is calculated in following two cases. Case 1, non-repeated ranks. Clear? लिखो, in this type two varieties of questions will be asked. In this type, two varieties of questions will be asked. लिखो नेक्स्ट लाइन में, either marks column or rank columns. Either marks column or rank columns are given in the question. मतलब दो वेराइटी क्या है, या तो मार्क्स का कॉलम दिया रहेगा या तो डायरेक्टली रैंक का कॉलम दिया रहेगा. क्लियर? लिखो नेक्स्ट लाइन में, इफ मार्क्स कॉलम आर गिवन then we have to award ranks. If marks column are given, then we have to award ranks. And hence we prepare. कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, स्टेप नंबर 1. अभी हम लोग जो बना रहा है वो मार्क्स कॉलम दिया रहेगा उसके हिसाब से बना रहा है. तो सबसे पहले आएगा मार्क्स इन एक्स, जो भी रहेगा वो उसको एक्स देंगे, मार्क्स इन वाई, ये दो कॉलम दिया रहेगा. तो हम लोग सबसे पहले रैंक का कॉलम बनाएंगे, रैंक्स ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई. अच्छा, रैंक अवॉर्ड कैसे होता है? हाउ डू यू गिव रैंक्स? मार्क्स का कॉलम के बेसिस पे रैंक्स देना है तो कैसे देंगे? सिंपल है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स है वो फर्स्ट रैंक, नेक्स्ट हाईएस्ट बिकम्स सेकंड रैंक. एंड ये केस कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग? नॉन रिपीटेड, मतलब कहीं पे भी मार्क्स दो बच्चों को सेम नहीं है. इज दैट क्लियर? या दो कैंडिडेट को सेम मार्क्स
नहीं रहेगा, कोई भी मार्क्स रिपीट नहीं हुआ रहेगा, तो रैंक भी रिपीट नहीं होएगा। क्लियर? फिर ये होने के बाद वी प्रिपेयर डी कॉलम विच इज आर एक्स माइनस आर वाई एंड फाइनली डी स्क्वायर कॉलम। तो अगर मार्क्स का कॉलम दिया है तो ये 4 कॉलम बनेगा, और अगर डायरेक्ट रैंक का कॉलम दिया है तो सिर्फ 4 ही बनेगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? फाइन। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट n, मतलब कितना वैल्यूज है। फिर समेशन d विच इज ऑलवेज 0, समेशन d इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, कंपल्सरी ये 0 ही होना चाहिए, वो हम क्रॉस चेक करने के लिए बनाते हैं। एंड फाइनली समेशन d स्क्वायर। स्टेप 3, calculate capital R is equal to 1 minus 6 into summation d square the whole upon n square minus 1। अभी ये 1 माइनस अलग है, ऐसा है, पूरा अपॉन मत करो। क्लियर? दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन नॉन रिपीटेड रैंक्स। ओके, नोट करके लिखो नीचे। द अबव फॉर्मूला विल also be used. The above formula will also be used in case of correction of R, capital R. In case of correction of capital R, मतलब करेक्शन वाले सम्स में ये नॉन रिपीटेड यूज करने का। इज दैट क्लियर? नोट नंबर 2, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, if nothing is specified, always use non-repeated ranks. Always use non-repeated ranks. चलो केस 2, repeated ranks. Case 2, repeated ranks. लिखो step 1, prepare marks in X, marks in Y. अभी हम लोग लिखेंगे CRX, that is corrected rank in X, corrected ranks in Y. D आएगा CRX minus CRY and D square. Step number 2, calculate n समेशन d जो हमेशा 0 रहेगा, समेशन d स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करो। क्लियर? फिर स्टेप नंबर 3, calculate correction factor. Don't write CF, it is not cumulative frequency. Correction factor is equal to summation of m into m square minus 1 the whole upon 12. ये उसका फॉर्मूला है। Where m is number of times rank is repeated. Number of times rank is repeated. Clear?
ना इधर नोट करके लिखो। अभी ये हम स्टैंडर्डाइज कर रहा है, मतलब ये सब हम करने नहीं वाले हैं, डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट, इफ m1 इज 2, मतलब 2 बार रैंक रिपीट हुआ है, तो करेक्शन फैक्टर आएगा 0.5। फिक्स है, चेक करो ना, m को 2 डालो उधर फॉर्मूला में, तो 2 इंटू 2² - 1 मतलब 4 - 1 3, 2 इंटू 3 इज 6, 6/12 हाफ इज 0.5। तो ये होएगा m, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो। फिर m2 इज 2, नॉट 2 सॉरी 3, तो करेक्शन फैक्टर आ जाएगा 2। मतलब अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो करेक्शन फैक्टर क्या है 2, 2 बार रिपीट हो रहा है तो करेक्शन फैक्टर क्या है 0.5। अभी दोनों का टोटल करना है अपने को, क्योंकि यहां पे समेशन है, तो करेक्शन फैक्टर टोटल हो जाएगा 2.5। लेकिन हमेशा 3 बार और 2 बार रिपीट होना जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग ने m1 m2 लिखा है, खाली m नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई लेटस से x में 3 बार रिपीट हो रहा है, y में 2 बार रिपीट हो रहा है, या x में ही 2 बार दो पोजीशन रिपीट हो रहा है। तो इट डिपेंड्स व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज द पोजीशन। लेकिन इतना ही है, 2 बार या 3 बार ही आएगा। 2 बार है तो करेक्शन फैक्टर इज 0.5, 3 बार है तो 2। जितनी बार भी दिया रहेगा टोटल हमको ऐड ही करना है सब करेक्शन फैक्टर। वंस यू ऐड दैट, फिर तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, विच इज योर फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट। अभी कैपिटल आर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है चेक करो, समेशन डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर द होल अपॉन n इंटू n² - 1। ये 6 इंटू डी स्क्वायर के साथ ऐड नहीं हुआ है, डी स्क्वायर के साथ ऐड होके फिर मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो ब्रैकेट बरोबर से डालो। डू इट केयरफुली। क्लियर है ना? चलो, तो ये तुम्हारा रिपीटेड रैंक का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर कौन सा था, केस 1 केस 2 वाला? 4 ना। अभी फिफ्थ लिखो, इन केस ऑफ रिपीटेड रैंक्स, in case of repeated ranks, we always take the average of positions. We always take average of positions at which rank is repeated. We always take average of positions at which rank is repeated. Full stop. Continue करो. By doing this, the consequent position, ब्रैकेट में लिखो next position, will get the rank. अभी इसका मतलब क्या होता है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल, सपोज मार्क्स इन x एंड मार्क्स इन y है, ओके। लेट अस से ये है 10, 50, 50, 38, 38, 38, 48, 20, 25 and 30,
सपोज दिस इज माई वैल्यू ऑफ एक्स, मार्क्स इन एक्स. ओके, यहां पे आई राइट एज 50, 48, 48, 37, 25, 20, 30, फिर 40, 29 एंड 40. क्लियर है? अभी ध्यान से सुनो, ये तुमको दिया है कॉलम मार्क्स का. सबसे पहला वो लोग कभी नहीं बोलेगा कि इसमें रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वी हैव टू चेक एक्स में कोई भी वैल्यू रिपीट हो रहा है. ओके, तो अभी हमको रैंक्स देना है. अभी रैंक्स देंगे कैसे हमको? लेट अस से वी आर डूइंग इट एज CRX. चलो, करेक्टेड रैंक इन एक्स. एक्स में सबसे पहले चेक करो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, कितनी बार है. मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई हो गया. लेकिन मैं 50 को 1 और 2 नहीं लिख सकता है. जिसको 2 लिखा उसको तकलीफ होएगा ना. तो आई हैव टू डू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन. मतलब 1 + 2 डिवाइड बाई 2. मतलब मैं 50 को 1.5 देगा, दूसरा 50 को भी 1.5 देगा. समझ में आया? यस और नो? ओके, अभी नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? 40. तो उसको रैंक कौन सा जाएगा? थर्ड. नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पोजीशन जाएगा. 1 और 2 यूज हो गया, तो 40 इज थर्ड रैंक. फिर 38 कितनी बार है? 3 बार. तो पोजीशन कौन सा है? 4, 5, 6. तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3. तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, डिवाइड बाई 3 इज 5. मतलब 38 की जगह पे मैं 5, 5 और 5 डालेगा. मतलब 4, 5, 6 यूज हो गया. अभी नेक्स्ट हाईएस्ट इज 30. तो वो पोजीशन आएगा 7. फिर नेक्स्ट हाईएस्ट इज ये आएगा 8, 20 एंड फाइनली 10. दिस इज द वे यू विल गिव द रैंक. इंपॉर्टेंट इज नॉट दैट, दिस इज वेरी इजी. फिर CRY भी एक बार करो. हाईएस्ट इज 50 विच इज फर्स्ट रैंक. 48 2 बार है तो 2 + 3 तो 2.5, 2.5. फिर 40 इज माय फोर्थ रैंक, तो 4.5, 4.5. फिर 4 and 5 हो गया. अभी 37 इज माई 6, 30 इज माई 7, 25 इज माई 8, 20. ओके, 25 इज माई 9th एंड 20th इज माई 10th. ये हो गया. फिर आगे D और D² तो सेम है, डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करना है. दैट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग नाउ. व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, ये तुम बनाएगा. अभी CRX में चेक करो कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है. तो 1.5 2 बार है, मतलब ये तुम्हारा M1 हो गया 2 बार. फिर और कौन सा रिपीट हो रहा है? 5 कितनी बार हो रहा है? मतलब ये M2 हो गया. X में और कोई रिपीटेशन है? ओके, तो अभी Y में चेक करो. Y में कौन सा रिपीट हो रहा है? 2.5 कितनी बार? 2 बार. तो ये हो गया तुम्हारा M3 2 बार. और कुछ रिपीटेशन है उसमें? 4.5 2 बार, तो M4 हो गया 2 बार. क्या 3? वो 3 लिखा है मैंने, दिख रहा है ऐसा है यार, डॉक्टर है मैं. चलो ना, लिसन, क्लियर है? हाँ, तो अभी इसका करेक्शन फैक्टर अगर 2 बार है, करेक्शन फैक्टर क्या आएगा? तो 0.5 2 बार आएगा इधर, क्योंकि 2 नहीं 3 बार आएगा, क्योंकि 3 बार 2 है. और 3 कितनी बार है? तो +2 होएगा. अभी ये सब ऐड होएगा तो करेक्शन फैक्टर कितना होएगा? करेक्ट, डायरेक्ट हो गया है. फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. फिर तुम्हारे पास D² रहेगा, फॉर्मूला में डालो.
आंसर करो उसको। समझ में आया? दिस इज द वे यू डू द कैलकुलेशन। क्लियर है? लिख के रखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख के रखो। शुरू करें? चलो, कम टू योर पेज नंबर 365। उसमें क्लास वर्क 3 का फर्स्ट MCQ। चल भिवंडी पढ़, पेज 365 पे। अंडरलाइन करो, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी के लिए रैंक को रिलेशन चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। पेज 365 क्लास वर्क 3 का फर्स्ट MCQ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। कौन सा कंडीशन बैठेगा? ए वाला, कैपिटल आर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। थर्ड, तो इट इज ट्रू, समेशन डी हमेशा 0 होता है। चलो नेक्स्ट। अंडरलाइन करो, डिग्री ऑफ अग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी को अंडरलाइन करो। ब्यूटी मतलब एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट होएगा तो कौन सा? रैंक को रिलेशन। ब्यूटी इज एट्रीब्यूट, क्वालिटी। नेक्स्ट। अंडरलाइन करो, परफेक्ट डिसअग्रीमेंट मतलब परफेक्ट नेगेटिव। डिसअग्रीमेंट इज ऑपोजिट डायरेक्शन, डिसअग्री हो रहा है मतलब ऑपोजिट व्यूज है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1, ओनली -1। क्लियर है? चलो 6th वन पढ़। रैंक इन बॉटनी का कॉलम दिया है, मतलब कैन आई से रैंक कॉलम दे दिया है, एंड रैंक इन केमिस्ट्री का कॉलम दिया है, तो हम लोग उसको RX और RY डिनोट कर देगा। चेक करो कहीं पे भी रैंक में वैल्यूज रिपीट किया है, मतलब ये नॉन रिपीटेड है। तो हमको कॉलम बनाना है D इज इक्वल टू RX माइनस RY एंड D² का कॉलम बनाओ। तो रैंक इन X इज 1 2 3 4 एंड 5। रैंक इन केमिस्ट्री इज 2 3 1 5 एंड 4। D आएगा -1 -1 2 -1 एंड 1। चेक करो ये 0 ही आना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर अवर सेटिस्फैक्शन एंड क्रॉस चेकिंग कि वी आर डूइंग इट राइट। क्लियर? फिर D² होएगा 1 1 4 1 1, दैट इज योर 8। तो n का वैल्यू 5 है, समेशन D² 8 है। रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, फॉर्मूला डालो 1 - 6 इंटू समेशन D² द होल अपॉन n इंटू n² -1। चलो क्लियर है? दिस इज 1 - 6 इंटू 8 and this is 5 into 24। तो 1 माइनस ये 24 वन जा, ये 2 जा, 0.4 0.6 आ रहा है। (0.6) is that clear? Yes or no?
मिला ना सबको? चलो नेक्स्ट। मतलब दे हैव गिवन समेशन डी स्क्वायर इज 22 एंड एन इज 10 स्टूडेंट्स। आर फाइंड करना है। फॉर्मूला डालो, सॉल्व करो। आंसर क्या है 7 का? 0.867 आया सबको? चलो नेक्स्ट। Spearman's, while calculating Spearman's correlation, if item or value of any one characteristic is repeated thrice at rank 3, position 3 पे 3 बार है, then common rank to be assigned to each one of them will be 3 plus 4 plus 5 divided by 3, which is your option B. समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो लोग। चलो सेम पैटर्न में 9th करो। फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, मतलब n is 8, sum of square of difference in rank for maths and stats marks was found to be 50, मतलब summation d square is 50। r फाइंड करना है, कर दो। हुआ? what's the answer? 0.40। चलो क्लियर है ये? आया ना? हुआ सबका 9th? चलो 10th करें। Compute coefficient of rank correlation between eco marks and statistics marks as given below. Eco marks is x and statistics marks is y. हमको सी आर एक्स बनाने का है, सी आर वाई बनाने का है, क्योंकि मार्क्स रिपीट हो रहा है। चेक करो, डी आएगा सी आर एक्स माइनस सी आर वाई एंड डी स्क्वायर। तो दिस इज 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60, 90, 75, 75, 65, 65, 50 and 65। चलो 80 is the highest, first rank. Second rank is 62, third is 60, fourth is 56, fifth और sixth position repeat हो रहा है, तो 5.5, 5.5, 48 is 7, फिर 1, second and third position repeat हो रहा है 2.5, 2.5, third, fourth, fifth becomes repetition, तो 4, 4, 4, नहीं 4, 5, 6 है ना, तो 5, 5, 5 आएगा, एंड दिस इज 7, तो 0, 1.5, 3, 2, 0.5, -5, -2। चेक करो, ये टोटल 0 आना चाहिए। तो दिस इज 2.25, 9, 4, 0.25, 25 एंड 4। 44.5 आ रहा है। अभी चेक करो, सी आर एक्स में 2 ही बार रिपीट हो रहा है, तो m1:2 करेक्शन फैक्टर होएगा 0.5। सी आर वाई में
2 बार भी रिपीट हो रहा है और 3 बार भी हो रहा है, सो करेक्शन फैक्टर विल बी 0.5. M3 is 3, correction factor is 2. तो टोटल करेक्शन फैक्टर क्या आएगा? 0.5 plus 0.5 plus 2 gives you 3. Is that clear? डाल दो फॉर्मूला में 1 minus 6 into summation d square plus correction factor upon n into n square minus 1. So 1 minus 6 into 44.5 plus 3 upon 7 into 48. 6 into 47.5 upon 7 into 48. कर दो कैलसी पे, लेके आओ आंसर. कितना आ रहा है? सी 0.15. हुआ ये सबका? है ना? चलो 11-12 मार्क करो. करेक्शन वाला समय वो ध्यान से पढ़. नाउ सी व्हाट दे हैव गिवन. वो बोलता है कि 6 साल का प्रॉफिट, 6 साल का जो प्रॉफिट है उसका रैंक कोरिलेशन निकाला है एंड डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वाज टेकन एज 3. मतलब रॉन्ग डिफरेंस है ये. इंस्टेड ऑफ 4 गलती से 3 ले लिया 4 के जगह पे. सो रॉन्ग आर कैलकुलेट हो गया विच वॉज 0.8. चेक करो 4 है. ओके हमको करेक्शन करना है. तो अभी देखो n6 है. कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला में समेशन डी स्क्वायर चाहिए. मतलब अगर रॉन्ग आर है तो डी स्क्वायर भी रॉन्ग आर रहेगा. पहले रॉन्ग डी स्क्वायर फाइंड करो, उसमें से रॉन्ग डिफरेंस का स्क्वायर निकालो, करेक्ट डिफरेंस का स्क्वायर ऐड करो, तो डी स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा. एक बार डी स्क्वायर करेक्ट हो गया, डाल दो फॉर्मूला में, लेके आओ आंसर. तो रॉन्ग डी स्क्वायर निकालने के लिए रॉन्ग आर का फॉर्मूला यूज करो. वी विल राइट लाइक दिस. रॉन्ग आर इज 1 minus 6 into wrong summation d square upon n into n square minus 1. तो 0.4 is 1 minus 6 into wrong summation d square upon 6 into 35. तो यहाँ पे ये 6 गया, तो ये आएगा रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर अपॉन 35 1 माइनस 0.4. 35 को शिफ्ट करो. रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर इज 0.6 इंटू 35. तो रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर हो जाएगा 21. अभी हमको करेक्ट समेशन डी स्क्वायर फाइंड करना है. तो रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर में रॉन्ग डिफरेंस का स्क्वायर माइनस करो एंड करेक्ट डिफरेंस का स्क्वायर ऐड करो. सो 21 माइनस कितना है रॉन्ग डिफरेंस? 3 स्क्वायर प्लस करेक्ट डिफरेंस 4 स्क्वायर. तो ये आएगा 21 प्लस 7 गिव्स यू 28. चेक करो
तो अभी करेक्ट आर फाइंड कर दो. 1 minus 6 into correct summation d square upon n into n square minus 1. तो 1 minus 6 into 28 upon 6 into 35. 6 गया. So this gives you 1 minus 4 by 5. 1 minus 0.2 gives you 0.8. Clear? जीरो पॉइंट एट 0.2 होएगा ना, उल्टा लिखा मैंने. दैट इज योर ऑप्शन बी. सेम पैटर्न में 12 करो, खुद से करो अभी. सेम प्रोसीजर, सेम पैटर्न. हाँ, यू कैन डू डायरेक्टली इफ यू आर कंफर्टेबल. हुआ? कितना आया? व्हाट इज रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर? 33. एंड करेक्ट समेशन डी स्क्वायर 9. बस 33 में से 24 माइनस हो गया तो 8 होएगा. मतलब -49 एंड +25. 24 माइनस हुआ ना, मतलब. ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 0.95. क्लियर? हुआ? सबका हुआ कि नहीं? करो, फिनिश करो. वाओ, ए हुआ ही सबका. चलो, अटेम्प्ट योर सेल्फ 3 में 1 से लेके 11 तक करेगा. 1 to 11 करो ट्राई. जस्ट कम 1 to 11. हाँ, चलो भाई. हुआ? हुआ क्या? ए हुआ? एवरीबडी डन? चलो, कैन वी डिस्कस? अरे क्या नो, किधर पहुंचा है? चल फटाफट फिनिश कर. चलो, हुआ क्या? लेट्स डिस्कस. चेक करो. फर्स्ट क्वेश्चन. Spearman's rank correlation is based on ranks rather than actual observations. So it's true. 3 competitors in a contest are ranked by 2 judges in the order 1, 2, 3 and 2, 3, 1 respectively. मतलब ये तुम्हारा नॉन रिपीटेड रैंक्स है. What is d square का टोटल in this? 6 आ रहा है. n is 3. तो टोटल आंसर क्या आया? -0.5. फिर थर्ड, रैंक कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन वही अप्रोप्रिएट है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज +1. फिर सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज 0, मतलब समेशन डी पूछ रहा है. सिक्स्थ वन, if sum of square of difference of ranks given by 2 judge A and B of 8 students is 21, what is the value of rank correlation coefficient? आया सबको 0.75.
फिर सेवेंथ वन, two numbers within the bracket denote the ranks of 10 students of class in two subjects, then rank correlation coefficient is minus. अभी इसको सॉल्व ही नहीं करने का, तुम लोग ने सॉल्व किया इसको? अगर तुम ध्यान से देखेगा, ये सुने, सेवेंथ वन, एक्स कॉमा वाई पैटर्न में वैल्यू है, बरोबर है? एक्स का वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट 10 लाइन में, और y का वैल्यू 10 से लेके 1 डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, परफेक्ट नेगेटिव, इसलिए माइनस बनाएगा। मतलब सॉल्व ही नहीं करेगा तो भी आएगा, बट यू कैन अवॉइड। क्लियर है? एग्जैक्टली ऑपोजिट है वो, मतलब परफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, परफेक्ट नेगेटिव, सो इट इज -1। चलो एथ का आंसर बी के डी 0.857। व्हाट इज डी स्क्वायर का टोटल इन दैट? रिपीट हो रहा है क्या रैंक? है ना? तो करेक्शन फैक्टर कितना है? 1 मिल रहा है ना सबको? चलो, सो दैट गिव्स यू 0.857। फिर नेक्स्ट नाइन्थ 0.95, उसमें भी रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो डी स्क्वायर का टोटल उसमें भी 4। चलो गुड। 10 सम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एन का वैल्यू 10 है, और वो लोग ने दिया क्या है? समीशन डी स्क्वायर इज 66 एंड आर इज 0.6। फिर 11th, वो भी 10 है, मतलब समीशन डी स्क्वायर इज 82.5 एंड आर इज 0.5, एन फाइंड करना है। क्लियर है? मतलब ऑप्शन डाल के टैली किया ना, फिर एन इंटू एन स्क्वायर -1 कुछ तो आया रहेगा तुमको, हाँ है ना? हाँ, तो फिर ऑप्शन डाल के टैली किया ना। चलो गुड। सो दैट इज योर रैंक कोरिलेशन। क्या हो गया? मिला कि नहीं? हाँ है ना? मतलब आधा सॉल्व करने का, आधा ऑप्शन से टैली करने का। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, थियरी बुक में आओ, वी राइट इट एज कॉन्करेंट deviation method, concurrent deviation method, concurrent deviation method। लिखो पॉइंट नंबर 1, it is the quickest method, it is the quickest method to study correlation, it is the quickest method to study correlation। Point number 2, it is based on direction of change in two paired variables, Point number 3, in this method magnitudes are not considered, and
tendency of increasing or decreasing is considered, and tendency of increasing or decreasing is considered. Point number 4. It is denoted and calculated by, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में लिखो RC, स्मॉल RC मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कॉन्करेंट डिविएशन मेथड. C represents concurrent deviation method. Plus or minus रूट ऑफ, रूट के अंदर प्लस और माइनस 2c माइनस m द होल अपॉन m. टू सी माइनस एम द होल अपॉन m. अभी लिखो नेक्स्ट लाइन में वेर RC is correlation coefficient by concurrent deviation method. C, small c will be number of concurrent deviations. Number of concurrent deviations ब्रैकेट में लिखो फॉर अवर कैलकुलेशन. मतलब हम लोग इसको ऐसा नहीं देखेंगे, हम लोग कैसे देखेंगे, फॉर अवर कैलकुलेशन कॉमा it is number of positive sign, number of positive sign ब्रैकेट में लिखो प्लस in the last column, in the last column. Is that clear? फिर बचा क्या अभी m, तो लिखो m is number of pairs of deviations, number of pairs of deviations which is generally given by, कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में m is equal to n minus 1. m is equal to n minus 1. क्लियर. नेक्स्ट लाइन में हेडिंग दो स्टेप्स टू कैलकुलेट. स्टेप्स टू कैलकुलेट. स्टेप्स टू कैलकुलेट. अभी चेक करो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा. तुमको x और y दिया रहेगा. इज दैट क्लियर. वी प्रिपेयर dx dy, देन वी प्रिपेयर dx इंटू dy. dx का मतलब डिविएशंस इन x, dy मतलब डिविएशन इन y. फिर स्टेप नंबर 2 काउंट n, that is number of observation, and hence calculate m which is always n minus 1.
क्लियर? फिर इसको आगे लिखो, ऑल्सो काउंट नंबर ऑफ प्लस साइन in last column and denote it as C. मतलब उसको C दे दो. फिर स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट 2C minus M. Calculate 2C minus M. And hence conclude as follows. If 2C minus M is positive, if 2C minus M is positive, then take plus sign, inside and outside the root. Inside and outside the root. If 2C minus M is negative, then take negative sign inside and outside the root. Take negative sign inside and outside the root. क्लियर है? क्या हो गया? गुरु मत बाहर ऐसे, बैड मैनर्स. क्या घर में घूर रहा है? क्या हो गया? अरे बीवंडी, तू ही घूर रही है बाहर. चलो, स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट RC, विच इज प्लस और माइनस रूट के अंदर प्लस और माइनस 2C माइनस M अपॉन M. नोट, dx comma dy column means, dx comma dy column means deviation in x and deviation in y. Deviation in x and deviation in y. Clear? Full stop. Continue करो. In this method, we are not concerned with magnitude. ब्रैकेट में लिखो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. क्या हो गया? मैग्नीट्यूड क्या गाली है? वैल्यू में क्या हो गया? वैल्यू कोई सिनोनिम भी नहीं करता है गाली के साथ. ऐसा कौन सा गाली तेरे को वैल्यू के जैसा लगता है? अच्छा, गाली वर्ड सुना दिया. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मतलब हमको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. तो लिखो करना क्या है फिर. डिविएशन मतलब क्या? तो लिखो वी अप्लाई अ प्लस साइन
if the value increases or a minus sign if the value decreases. इसको बोलते हैं deviation. क्लियर है ना? तो पूरा कॉलम प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, कम होएगा तो माइनस, ऐसा एक्स और वाई दोनों में करने का. क्लियर? तो वैल्यू कैलकुलेशन में नहीं आएगा, खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर आएगा. क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फिनिश दिस पार्ट दैट फिनिशेस ऑफ आवर कोरिलेशन. खाली कोरिलेशन, रिग्रेशन चालू करेगा फिर आज ही होएगा. क्या हो गया? चलो पेज नंबर 366, क्वेश्चन नंबर 13. पहला 12 हो गया अपना. क्वेश्चन नंबर 13, पेज 366. चल पढ़. चलो डायरेक्शन ऑफ चेंज अंडरलाइन करो और लिखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दैट्स इट. डायरेक्शन ऑफ चेंज मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंडेंसी इज इन कॉन्करेंट डिविएशन ओनली. So that is C option. Next. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, गाली नहीं. तो इट इज ट्रू. हमको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. चल आगे. इवन दैट इज ट्रू. सबसे क्विकेस्ट मेथड यही है. हाँ अभी सम है तो थोड़ा ध्यान से करो. सम चेक करो. चलो यार साथ में ध्यान से करो. इट इज वेरी इजी बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द नोटेशंस, व्हाट इज द मीनिंग. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन फॉर डिमांड एंड सप्लाई रिलेटिंग टू द फॉलोइंग. मतलब डेटा दिया है हमको, कॉन्करेंट डिविएशन मेथड से कोरिलेशन फाइंड करना है. करेक्ट. सप्लाई का कॉलम है, डिमांड है, दोनों बाजू है सप्लाई एंड डिमांड, मतलब वो एक्चुअली वो पूरा एक ही डेटा है. तो सप्लाई को हम लोग क्या लिख रहा है, x, एंड डिमांड को आई राइट y. फिर हमको बनाना होता है dx dy dx इंटू dy. ये 4 कॉलम बनाने का है, 3 कॉलम. चलो पहले सप्लाई का पूरा भरो. कॉलम कितना है, वैल्यूज कितना है, 68 43 38 फिर 78 66 83 38 23 83 63 and 53. चेक करो टोटल कितना वैल्यूज हुआ, 11. अभी डिमांड में 65 60 55 61 35 75 45 40 85 80 and 85. क्लियर है? चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज दिस मेथड? वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डिविएशन और उससे हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहा है. नाउ व्हेन आई से dx तो डिविएशन इन x का बात कर रहा है. तो पहला वैल्यू कितना है, उसमें कोई डिविएशन कैसे कैलकुलेट करूं, उसके ऊपर कोई वैल्यू है क्या? तो वैल्यू बढ़ा के कम हुआ वो हमको कुछ मालूम. तो फर्स्ट प्लेस ब्लैंक छोड़ने का, डैश भी नहीं डालने का. डैश डालेगा तो माइनस दिखेगा. ब्लैंक छोड़ो उसको. अभी चेक करो 68 का कितना हुआ नेक्स्ट वैल्यू,
बड़ा के कम हुआ तो माइनस डालो 43 के सामने, फिर 43 का कम हुआ माइनस, ऐसे पूरा भरो, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। समझ में आया? गांधी करो, y का भी सेम पैटर्न, पहला ब्लैंक आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? हाँ, अभी हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, सब प्लस है ना, लास्ट वाला माइनस। क्लियर है? हाँ, तो ये टेबल बना दिया, अभी हो गया कैलकुलेशन। नाउ लिसन हाउ टू डू दिस। लिसन, सबसे पहले n चेक करो, कितनी वैल्यूज है तुमने बोला 11, लेकिन तुम्हारा m एक हमेशा कम रहेगा, n-1, इसलिए हमने फॉर्मूला में n-1 लिखा है, विच इज एक्चुअली 10, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अब ये 10 क्या है, व्हाट इज m? m का मीनिंग क्या है? चेक करो क्या लिखा है मीनिंग m का, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डिविएशन, मतलब यहां पे पेयर कितना है डिविएशन का, तो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ऐसा कितना पेयर है 10, क्योंकि पहला वाला ब्लैंक है, तो 11 में से एक कम हो गया, इसलिए n-1 ही होता है। अच्छा, ये रूल चेंज कभी होएगा, अंडरस्टैंड दिस, ये समझाना, n समझाना अभी फिलहाल। ओके, अभी सपोज यहां पे 75 है, लेकिन सपोज यहां पे 35 होता, मतलब कोई डिविएशन ही नहीं है, तो मैं ये यहां पे माइनस है, अभी ये 35 के लिए मैं क्या डालू, ब्लैंक रहेगा, तो इधर 2 ब्लैंक आ जाएगा, तो पेयर कितना बनेगा 9, लेकिन 10 में से 9 सब में ऐसे ही रहता है n-1, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा वो भी। समझ रहा है? यस और नो? सो ध्यान रखो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिविएशंस, इसलिए इसका नाम ही कंकरेंट डिविएशंस है। नॉर्मली ये हमेशा सेटिस्फाई होएगा। क्लियर? अभी हमको चाहिए C, विच इज लास्ट कॉलम में प्लस साइन, माइनस साइन नहीं, तो प्लस साइन कितना है 9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये लास्ट कॉलम एक्चुअली बनाने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम लोग हमारा कन्वीनियंस के लिए बना रहा है। C का मतलब होता है कॉन्करेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट? सेम, बेसिकली सेम डिविएशन। तो सेम डिविएशन कितना है, ये देखो दोनों माइनस है, ये दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है, ऐसा सेम डिविएशन सेम साइन वाला कितना है 9। तो मेरे को इधर इंडिविजुअली कैलकुलेट करने में तकलीफ होता है, इसलिए मैं क्या किया, माइनस माइनस दोनों सेम है तो प्लस ही होने वाला है, और प्लस प्लस भी सेम है, तो अपने को क्या करने का, मल्टीप्लाई कर देने का, लास्ट में जो भी प्लस है वो अपना सेम डिविएशन है। इज दैट क्लियर? इसलिए हम लोग का C इज 9। समझ में आया ये कि नहीं? हाँ, तो अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन तुम करेगा 2C माइनस M, विच इज 2 इंटू 9 माइनस 10, 18 माइनस 10 दैट गिव्स यू 8। पॉजिटिव आया? यस और नो? हाँ, तो डाल दो अभी फॉर्मूला में। फॉर्मूला है प्लस और माइनस, रूट के अंदर प्लस और माइनस 2C माइनस M द होल अपॉन M। सो बेसिकली अभी हम लोग 2C माइनस M पॉजिटिव है, तो अंदर बार दोनों पॉजिटिव साइन ही लेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, अंदर भी प्लस ही आएगा, विच इज 8 अपॉन M का वैल्यू इज 10, मतलब ये हो गया रूट 0.8। चेक करो कितना आता है, पॉइंट, दैट्स आंसर।
समझ में आया? अच्छा, 2c माइनस एम नेगेटिव होता तो हमारा r का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, करेक्ट? अंदर भी हम नेगेटिव लेते, सपोज ये -8 होता तो अंदर भी माइनस होता, बाहर भी माइनस होता, अंदर वाला माइनस बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ -8। नहीं समझा? समझो तुम्हारा 2c माइनस एम इज -8, तो तुम फॉर्मूला में क्या लेता था? बाहर माइनस, अंदर भी माइनस, 2c माइनस एम अपॉन एम, तो ये आएगा माइनस ऑफ रूट, ये वाला माइनस इसका है, और 2c माइनस एम का वैल्यू भी माइनस में। अंदर माइनस लेने का रीजन क्या है? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो? तो दिस इज द वे यू डू योर कैलकुलेशन। चलो और एक सम करो, ऐसा है शायद, चेक करो पेज नंबर, हाँ नेक्स्ट ही है ना, 17 18 करो, लेके आओ आंसर। ए 17 का आंसर आया, व्हाट इज एम, सॉरी एन, एन इज 8, तो एम आएगा 7, और सी कितना? 2 आया, मतलब नेगेटिव आएगा ना, ये कितना आ रहा है? -0.65। गांधी मिला कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो बना लिया उसने भी एक मैच में। वो मिलेगा, मिलेगा तो तेरा कार्ड दे देना, ज्वेलरी वेलरी लेने का है तो वी आर देयर इन थाने, ऐसा करके। हाँ हाँ, अपने को तो बिजनेस ही करने का ना, बड़ा पार्टी है वो। उसको बोल देने का आपके लिए नो मेकिंग चार्जेस। नहीं नहीं, काय के लिए? दो नहीं आया तो क्या हो गया उस, दो नहीं खत्म है अभी, उसका गया ब्रांड वैल्यू भी। ए हुआ कि नहीं? शुरू करे क्या? एटीन का आंसर, 18 का आंसर ए मिला सबको, -1, हाँ है ना? व्हाट इज एन? 8, तो एम इज 7, और सी, सी कितना है? 12, 6, सी 6, अरे बोलो 18, है ना? प्लस साइन कितना है लास्ट कॉलम में? 0 है ना, तो C6 कैसे हुआ? अरे 18 पूछ रहा हूं मैं। एन इज 8, एम इज 7, सी इज 0, बरोबर है? हाँ, तो आंसर इज -1। क्लियर है? अभी 19th में थोड़ा ध्यान से करो, वर्डिंग्स ध्यान से पढ़। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन फॉर p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब NSP, p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस was found to be 1/√3, मतलब c, r of c is 1/√3 if the number of concurrent deviation was found to be 6, तो c is 6, find the value of p। पेयर ऑफ डिविएशन बोला है कि ऑब्जर्वेशन बोला है? व्हाट इज m? पेयर ऑफ डिविएशन जो होता है, तो m का वैल्यू आएगा p -1।
क्लियर है? अभी 2c माइनस m, 2 इंटू 6 माइनस ऑफ p माइनस 1, तो ये आएगा 12 माइनस पी प्लस 1, 13 माइनस पी होता है ये 2c माइनस m। अभी r पॉजिटिव है तो इन शॉर्ट पॉजिटिव साइन ही रहेगा अंदर बाहर, तो ये r पॉजिटिव आएगा ना। तो हम लोग यूज करेंगे रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m, 1 बाय रूट 3 इज रूट ऑफ 13 माइनस p अपॉन p माइनस 1। चलो रूट को निकालो दोनों बाजू, तो 1/3 इज 13 माइनस p अपॉन p माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p माइनस 1 इज 3 इंटू 13 माइनस p माइनस 1 इज 39 माइनस 3p, 4p इज 40, p का वैल्यू 10। चलो क्लियर है? समझ में आया? तो वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ो, वो डिविएशन नहीं है, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। कर दो अटेम्प्ट योरसेल्फ का 12, 13, 14 हुआ? क्लियर है? ये मिला सबको? शुरू करें नेक्स्ट। गिव द हेडिंग रिग्रेशन। थियरी बुक में आओ। अटेम्प्ट योरसेल्फ का 12 का आंसर ट्रू है ना? 13 व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड, तो बी मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। एंड 14 बोलता है इन मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन only direction of chain positive or negative in variables are taken into account for calculation of correlation, that is C। चलो 15 16 ऑलरेडी किया हमने। लेट्स स्टार्ट। गिव द हेडिंग रिग्रेशन। लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। शुरू करें? लिखो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट measures association between two variables, association between two variables, but cannot determine the value of one variable given the value of other variable। given the value of other variable। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब कोरिलेशन से सिर्फ हमको समझ में आता है कि दोनों में कोई रिलेशन है, एसोसिएटेड है दोनों, लेकिन हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो प्रेडिक्शन करने के लिए हमको एक नया मेथड चाहिए विच इज गिवन बाय रिग्रेशन। मतलब हम लोग को x का वैल्यू ढूंढना है, y दिया है, x का वैल्यू ढूंढना है, तो कोरिलेशन से नहीं ढूंढ सकता है। इज दैट क्लियर? फॉर दैट वी रिक्वायर रिग्रेशन। तो कोरिलेशन का ड्रॉबैक है, वो सिर्फ एसोसिएशन बताता है, रिलेशनशिप डिफाइन नहीं करता है। क्लियर? लिखो नेक्स्ट लाइन में, पॉइंट नंबर 2, द टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लिखो, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड फॉर predicting the value of one variable, for a given value of other variable
for a given value of other variable is called regression. Point number 3. Regression analysis. Aims at estimating, predicting, forecasting value of one variable given the value of another variable using a linear equation called as regression equations or regression lines. मतलब हम रिग्रेशन इक्वेशन बोले, रिग्रेशन लाइंस बोले, सेम ही होता है, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन होता है. क्लियर? फिर पॉइंट नंबर 4. Hence there are two types of regression equations. कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में. रिग्रेशन इक्वेशन x on y, रिग्रेशन इक्वेशन x on y, और नेक्स्ट लाइन में आएगा रिग्रेशन इक्वेशन y on x. पॉइंट नंबर 5. लिखो, द वेरिएबल whose value is to be predicted, estimated is called response variable or dependent variable. फिर सेम पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेम पॉइंट. द वेरिएबल whose value is used for prediction is called predictor or independent variable. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है ना, 6. लिखो, द लीनियर इक्वेशन is called as
A linear regression model is called as a linear regression model, which consists of a linear equation with unknown coefficients. With unknown coefficients. Clear? With unknown coefficients. The next point number regression analysis is concerned with establishing a mathematical relationship between the two variables and predicting the value of one variable given the value of other. Predicting value of one variable given the value of other. Next, point number 8. Hence, the process of developing an algebraic equation between two variables and predicting estimating the value of variables is known as regression analysis. Fair. Point number 9. Simple regression model has one dependent variable and one independent variable. Same point next line में लिखो, multiple regression model. Same point है, multiple regression model has one dependent variable and more than one independent variable. One dependent variable and more than one independent variable. Clear? Next, point number 10. Regression
equation is also named as prediction equation, estimation equation, line of best fit, line of best fit, or line of average relationship, or line of average relationship. Chalo, clear? Point number 11. Point number 11. The line of regression passes through the line of regression passes through the points bearing equal number of points on both sides, bearing equal number of points on both sides. Clear? Fair. Point number 13. 12 है क्या 13? ओके एक काम करो, ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा? हाँ, बेरिंग इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन, हाँ उसको कंटिन्यू करो. द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन intersect each other at means. At means. Full stop. It means mean MEAN mean. It means comma point of intersection of regression lines, point of intersection of regression lines is ब्रैकेट में लिखो x बार कॉमा y बार, x बार कॉमा y बार. चलो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13. द मेथड अप्लाइड. 12 के 13. ओके हाँ, उसमें कंटिन्यू किया ना हमने 12. द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन is known as least square method. Is known as least square method. Least square method. Clear? फिर कंटिन्यू करो इसको ही. The difference between the observed value, the difference between the observed value and the estimated value
and the estimated value in the regression analysis is known as error or residue, RESEDUE. क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कुछ और ही सुनाई दिया ना तुझे भी वापस? तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 लिखो. errors in regression equations can be positive, negative or zero. Positive, negative or zero. अभी पॉइंट नंबर 14 लिखो. इक्वेशन y on x is used to minimize vertical distance in scatter diagram. To minimize vertical distance in scatter diagram. Same point next line में. Equation x on y is used to minimize horizontal distance in scatter diagram. Clear? चलो. Now you give the next heading as point continue रखो. 15th आएगा ना? लिखो. Regression equation x on y अभी उसमें फर्स्ट लिखो. it is used to calculate value of x given the value of y. ब्रैकेट में लिखो. इट मीन्स if we want to find value of x, ऐसा लिखो. if we want to find value of x, then we need to use equation x on y. We need to use equation x on y. Clear? है ना? Point number 2. In this equation, comma, x is dependent on y.
फुल स्टॉप, कंटिन्यू करो. देयरफॉर x इज डिपेंडेंट वेरिएबल. x is dependent variable and y is independent variable. Third, steps to frame इक्वेशन x on y. मतलब x on y बनाने का कैसे है? क्लियर? स्टेप नंबर 1, डेटा given in the form x and y, data given in the form x and y, comma, we prepare x, y, xy and y square columns. फिर step 2, calculate x bar is equal to summation x upon n, y bar is equal to summation y upon n. Clear? फिर step number 3, this is important, mark करो. Calculate regression coefficient. Calculate regression coefficient x on y, which is denoted and given by. I repeat, calculate regression coefficient x on y, which is denoted and given by. चलो नेक्स्ट लाइन में बी एक्स वाई इज इक्वल टू, अभी इसका बहुत सारा फॉर्मूला है. ये बी एक्स वाई इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई. पहला सिंपल फॉर्मूला याद रखो, आर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. फिर बी एक्स वाई इज एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई. न्यूमरेटर इज सेम एज कोरिलेशन. अभी x ऑन y मतलब y नीचे आना चाहिए, तो नीचे y वाला पार्ट कोरिलेशन का ही लेकिन विदाउट रूट. n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर, विदाउट रूट y वाला पार्ट, क्योंकि नीचे y है x ऑन y. क्लियर है? ये दो फॉर्मूला याद रखो, बिकॉज हम लोग के पास कैल्सी है, तो हम कैल्सी पे यही करेंगे. नाउ स्टेप नंबर 4, फ्रेम द इक्वेशन x on y as x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. क्लियर? तो ये तुम्हारा इक्वेशन बनेगा इससे. समझ में आया? है ना? नाउ पॉइंट नंबर 16, लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म. 16 पॉइंट, standard form of regression equation. Standard form of regression equation x on y. Standard form of regression equation x on y is equal to
x is equal to a plus by, x is equal to a plus by, where b is called, या b is your regression coefficient, x on y. मतलब bxy is b, but slope is equal to 1 upon b, and that is 1 upon bxy. ये ध्यान में रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इधर ही होता है. स्लोप हमेशा 1 बाई बी रहेगा और 1 अपॉन बी एक्स वाई इन एक्स ऑन वाई, लेकिन बी एक्स वाई इज नथिंग बट योर कोइफिशिएंट ऑफ वाई. ऐसा लिख के रखो बी के ब्रैकेट में, कोइफिशिएंट ऑफ वाई. दिस इज इंपॉर्टेंट. विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वंस वी फिनिश ऑफ राइटिंग. क्लियर हुआ लिख के इतना? ओके. 17th, regression equation y on x, regression equation y on x लिखो उसमें फर्स्ट. अच्छा, नाउ थोड़ा कंपैरिजन में लिखेंगे. उधर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था एक्स ऑन वाई में? ए ढंग से पढ़े, कोई भी एक पढ़ो. चलो पढ़ तनिष. तो सेम इधर उल्टा होएगा. इट इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x. इट मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ y वी शुड यूज y on x. लिखो, कंपेयर करके ही लिखो. मेहनत कर थोड़ा, सब रेडीमेड पे जीने का है. प्लीज घुमाओ पेजेस. हुआ लिखा बरोबर फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज सेकेंड देयर? हाँ, तो इधर क्या आएगा? y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट. मस्त पूरा ऑपोजिट है. भरो बरोबर से. हाँ बस. फिर 84 का 48 भी हो जाएगा. लिखो रे, वन टाइम लिखने का गाली. हाँ यू कैन इफ यू आर कंफर्टेबल. मतलब तुम टैब में लिखेगा, ऐसा जमना चाहिए लिखने को. जो स्पीड में इधर लिख रहे हो टैब पे नहीं होता है. फिर नहीं रुकेंगे नहीं, फिर तू झांकना चालू करेगा बाजू वाले में. और टैब से पड़ेगा तो घर वाला भी चिल्लाएगा, आके यही कंप्लेन करेगा पूरा टाइम स्क्रीन पे रहता है. वाकई तू पढ़ता रहेगा लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही रहेगा. हाँ वो मेरे को समझा है, वो खाली इधर इसके लिए एक ही पार्ट ऐसा है ना, सब थोड़ी ऐसा है. करो इफ यू आर कंफर्टेबल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
थर्ड इज स्टेप टू फ्रेम इक्वेशन y ऑन x. हाँ, तो अभी इधर क्या फर्क आएगा? डेटा गिवन इन द फॉर्म x एंड y, वी प्रिपेयर x y एंड x स्क्वायर आएगा. बाकी सेकेंड स्टेप सेम रहेगा. सेकेंड स्टेप सेम रहेगा. थर्ड स्टेप आएगा थर्ड स्टेप में बी एक्स वाई के बदले बी वाई एक्स हो जाएगा. क्या हो गया? फॉर्मूला भी चेंज होएगा ना. पहले इतना तो लिख, डायरेक्ट सब डायरेक्ट लिखा. y माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा. हाँ, लेकिन थोड़ा चेंज आएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा? ए हुआ, वो स्टेप्स हुआ. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा y इज इक्वल टू परफेक्ट, जिसमें b होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x. जो मैं इधर लिखता हूं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें b होएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x. तो वी कैन से b इज बी वाई एक्स, और स्लोप भी यहां पे क्या आएगा? स्लोप b आएगा, 1/b नहीं. कंसेप्ट है तो लिख, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूं कंपैरिजन में, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें. 12th में था, डिस्कस कोई नहीं करता था, सीधा फॉर्मूला डाल के चालू, सब था. ये ऑब्जेक्टिव्स में आता था कभी कभी. क्या बोल रहा है? अरे सुनो, लिसन, हुआ ये इतना लिख के? पक्का? हाँ है ना? चलो, पॉइंट नंबर 18. पॉइंट नंबर 18 ना? ओके ओके, लिखो रिलेशन बिटवीन. बिना थियरी के कुछ नहीं होएगा. मैं डायरेक्ट करेगा तो भी अभी मजा आएगा, फिर गाली देगा. रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स. तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, आर एक्स वाई इज प्लस और माइनस रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. इसमें नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखो. ये सब थियरी बनता है, एमसीक्यू. पचपुच मत कर, लीक. इफ जिसने भी किया, तू खुद करके ऐसा मत बोल.
मारवाड़ी लिखने का कंटाला आ रहा है तो आदमी रख लिखने के लिए। चलो ला लिसन। हाँ अभी इसमें कैसा प्लस और माइनस में कैसे डिसाइड करने का? तो वो लिखो इफ बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, if both bxy and byx are positive, then r is positive. Second, if both bxy byx are negative, r is negative. Third, it means all three have same sign. All three have same sign. अब ये लफड़ा किधर होता है ना वो समझो। हाँ, देर इज सम पर्टिकुलर कैलकुलेशन जिसमें हमारा ये ध्यान ही नहीं रहता है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, ऐसा होता है और उधर ट्रैप होएगा तुम। तो इधर फोर्थ नोट में लिखो वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। ब्रैकेट में लिखो डेटा इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, डेटा इनकंसिस्टेंट। बरोबर है? फिर नोट नंबर 5, अभी ये ध्यान से सुनो। अगर r का वैल्यू ऐसा है तो कैन आई से आर स्क्वायर होएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बरोबर है? ओके, कैन आई से सिंस आर स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1, हाँ है ना? तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ये प्रैक्टिकली शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, हाँ है ना? तो ये इसका कंडीशन बनेगा। किसका कंडीशन? कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स शुड बी न्यूमरिकली, या उसका प्रोडक्ट शुड बी न्यूमरिकली लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर? अभी इसमें भी एक कैच है। अगर तुम्हारा बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो तुम्हारा बी वाई एक्स बाय डिफॉल्ट लेस देन 1 होएगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से कम हो जाए। इज दैट क्लियर? यस और नो? नहीं समझा? मतलब समझो बी एक्स वाई तुम्हारा 5 है तो बी वाई एक्स लेस देन 1 मतलब फ्रैक्शन ही रहेगा, लेट अस से 1/4 है, लेकिन वो 1/4 नहीं होएगा, वो ऐसा होगा जिससे इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से कम हो जाएगा। सो इट बिकम्स ईदर 1/5 या फिर उससे ज्यादा 1/6। इज दैट क्लियर? सो ये ध्यान रखो। तो ये ऐसा लिखो आर स्क्वायर इज बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सिंस आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, therefore bxy into byx is less than equal to 1। इधर तक लिखो पूरा। अभी इसका वर्डिंग फॉर्मेट लिखो नेक्स्ट लाइन में, चिड़ मत लिख। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, the product of regression coefficients are numerically less than or equal to unity, numerically less than or equal to unity।
क्लियर? हेंस, नेक्स्ट लाइन में, हेंस if bxy greater than 1, then byx less than 1. Is that clear? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है? नोट का नहीं, 20 ना. चलो ना, लिसन टू दिस केयरफुली. हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन याद है, डेफिनेशन याद है, नॉट एग्जैक्ट वर्डिंग्स, बट व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? मल्टीप्लीकेशन nth रूट. मतलब क्या? हेलो डूब मरो. अरे वो ऐसा वैसा नहीं, बरोबर बोल. मतलब जितना ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई हो रहा है उतना रूट. तो व्हेन यू से nth रूट, तो यू हैव टू से प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस. बरोबर है? ज्योमेट्रिक मीन का नेचर वो है. अभी यहां पे ध्यान रखो, व्हेन आई से r, इसका फॉर्मूला है रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू, भले प्लस और माइनस वॉट एवर. तो कैन आई से r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स? यस और नो? रुको रुको. फिर बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स द होल अपॉन 2, एड एंड डिवाइड बाई 2 किया, उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट. तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? मॉड ऑफ आर ले. इज दैट क्लियर? समझ रहा है? तो ये सब इंटरलिंक्ड प्रॉपर्टीज है. तो लिखो, ध्यान से लिखो, r इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. नेक्स्ट लाइन में, इट मीन्स r इज कॉल्ड gm ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. r is called geometric mean, gm of bxy and byx. Next line में, since am is always greater than equal to gm, am greater than equal to gm, therefore mod of bxy plus byx upon 2 greater than equal to r. Is that clear? समझ में आया ये? 21st, if r is 0, if r is 0, then regression lines are perpendicular to each other. If r is 0, then regression lines are perpendicular to each other. Same point next line में लिखो, if r is plus or minus 1, then regression lines coincide or it is identical, or it is identical. फिर 22nd, since difference between
observed value, difference between observed value ब्रैकेट में O, कैपिटल O, and estimated value ब्रैकेट में E is called error or residue, is called error or residue. नेक्स्ट लाइन में लिखेगा therefore O minus E is equal to 0. Then error is 0. O minus E greater than 0. Then error is positive. And obviously the third one is O minus E less than 0. Then error is negative. चलो क्लियर है इतना? फाइन, वी वाइंड अप हियर. नेक्स्ट lecture में we'll start with the discussions.